Hello everyone. So we are doing Bharatiya Nyaya Samhita, in which we started doing chapter number 14, which titles as false evidence and the offense against public justice. Jisme we started from the public justice and we had completed section 238, 239 and we are now doing and 240 also. Now we are doing 241 जो deal कर रहा है destruction of document और electronic record. तो इसमें दो चार essentials हैं जो आपको देखने हैं. पहला कि आप एक्टोसरिया क्या है, सीक्रेटिंग और डिस्ट्रॉइंग एनी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट. आप सीक्रेट मतलब छिपा लेना, डिस्ट्रॉय मतलब उसको खत्म कर देना. या तो आप पूरा खत्म कर दे रहे हो या फिर थोड़ा उसको ऑब्लिटरेट या रेंडर इज इलेजिबल. ऑब्लिटरेट मतलब उसमें कुछ काटा पीसी कर देना, कुछ काट देना. रेंडर इट इलेजिबल. इलेजिबल रेंडर कैसे करोगे? सपोज आपने उस पर कुछ गिरा दिया, पानी गिरा दिया, तो इट विल बी नॉट विजिबल, इट विल बी रेंडर्ड इलेजिबल. तो अगर किसी डॉक्यूमेंट या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जिसको कि आप लॉफुली कंपेल्ड हैं टू प्रोड्यूस एज एविडेंस इन अ कोर्ट या किसी प्रोसीडिंग में जो कि पब्लिक सर्वेंट के सामने हेल्ड हुई है, उसमें आप लॉफुली कंपेल्ड किए गए हैं और आपने उस डॉक्यूमेंट को या तो छिपा दिया है या डिस्ट्रॉय कर दिया है या फिर ऑब्लिटरेट किया है, रेंडर इलेजिबल whole या any part of such document or electronic record with an intention. आपकी मेंस रिया क्या होनी चाहिए? preventing the same from being produced. या तो आप उसको prevent कर रहे हो from being produced or being used as evidence before such court or public servant. ठीक है. पहला आपकी lawfully आप compelled हो, आपको lawfully compelled हो आप. वेट अच्छे से लिखते हैं. आप पहला तो आप lawfully compelled हो टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट. और आप कंपेल कहाँ हो? या तो कोर्ट में या किसी पब्लिक सर्वेंट के आगे जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें, पब्लिक सर्वेंट की प्रोसीडिंग्स में. दूसरा एक्टस रिया क्या है? या तो आपने उसको सीक्रेट किया है या आपने उसको डिस्ट्रॉय किया है या आपने उसको ऑब्लिटरेट किया है या फिर रेंडर्ड इट इलेजिबल. तो इस सिचुएशन में आपका एक्टस रिया कंप्लीट हुआ. तीसरा आपका मेंस रिया क्या था? आपका इंटेंशन क्या था? इंटेंशन ये है कि वो प्रोड्यूस ना हो सके कोर्ट में या फिर पब्लिक सर्वेंट के आगे जो प्रोसीडिंग्स है उसमें, या वो यूज ना हो सके एज एन एविडेंस. ठीक है, ये आपके इंटेंशन है. और ये कब होना चाहिए? ये जरूरी नहीं है ये एक्टर्स रिया यू डू इट आफ्टर आपको समन सर्व हो गए हैं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू डिस्ट्रॉय और सीक्रेट्स द डॉक्यूमेंट ओनली व्हेन द समन हैज बीन सर्व टू यू. आप ये पहले भी कर सकते हैं. समन आपको पता है आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके लिए समन आ सकता है, तो आपने उसको पहले ही छुपा दिया. नोबडी नोज. जरूरी नहीं है कि आप किसी को पता हो कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है. यू कैन सीक्रेट्स इट और आप छिपा सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को सो दैट nobody gets to know that you have the possession of that document. Nobody knows the possession is with you. या ऐसा भी हो सकता है किसी को पता हो कि आपके पास पोजेशन है, स्टिल यू गो अहेड एंड हाइड्स दैट डॉक्यूमेंट. तो इससे आपका 204 आईपीसी या फिर सेक्शन 241 बीएनएस प्रोविजन कंप्लीट होगा. और इसमें चेंजेस क्या हुए हैं? चेंजेस हुए हैं, पहले ये 2 इयर्स से पनिशेबल था एंड फाइन गिवन थी, लेकिन अब ये एनहेंस हो गई है और 3 इयर्स तक इसकी पनिशमेंट है. प्लस इसमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ फाइन हैज बीन गिवन जो पहले आईपीसी में नहीं गिवन थी. 5,000 रुपीज की इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है दैट हैज बीन गिवन. नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 242 ऑफ भारतीय न्याय संहिता या फिर 205 ऑफ आईपीसी. इसमें क्या गिवन है? इस ये बोल रहा है false personation for the purpose of act or proceeding in suit or prosecution. तो ये बोल रहा है जब आप falsely personate कर रहे हो किसी और को, whoever falsely personate another and in such assumed character
makes any in such assumed character makes any admission or statement or confess judgment or cause any process to be issued or becomes bail or security or does any other act in any suit or criminal prosecution shall be punished with imprisonment for a term for either description, मतलब सिंपल भी हो सकती है, रिगरस भी हो सकती है, for a term which may extend to 3 years और फाइन। तो इसमें सबसे पहले तो आप किसी को फॉल्सली पर्सोनेट अनदर, आप किसी को फॉल्सली इम्पर्सोनेट कर रहे हो। दूसरा, व्हेन यू आर इन दैट कैरेक्टर, फर्स्ट क्या है कि आप पहले तो किसी को फॉल्सली इम्पर्सोनेट कर रहे हो, फॉल्स इम्पर्सोनेशन, सोनेट। एंड दूसरा, व्हाइल यू हैड इन दैट कैरेक्टर, आप जब वो अज्यूम्ड कैरेक्टर में हो, सच अज्यूम्ड कैरेक्टर में जब आप हो, तब आप क्या कर रहे हो, कुछ एक्ट्स कर रहे हो, सम एक्ट्स यू आर डूइंग। तो वो एक्ट्स कौन कौन से हैं? पहला, आपने कोई एडमिशन कर लिया, हम पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में एडमिशन, हम सीबीसी में भी एडमिशन देखते हैं, एडमिशन या कोई स्टेटमेंट आपने मेड की। तीसरा, आपने किसी कन्फेस किया जजमेंट को। चौथा, आपने किसी प्रोसेस को इशू, यू कॉज्ड एनी प्रोसेस टू बी इशूड, प्रोसेस इशू हो गई, उसकी वजह से प्रोसेस इशूड हो गई। या फिर कोई, आप बेल पे किसी को छोड़ दिया किसी ने, या सिक्योरिटी पे छोड़ दिया, या फिर मिसलेनियस एनी अदर एक्ट। ठीक है, किसमें किया है ये एनी अदर एक्ट? ये सारे एक्ट आप कर सकते हो या तो सूट में या फिर किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सेक्शन नंबर 242 या सेक्शन नंबर 205 आईपीसी है, ये बोथ सिविल सूट है ना, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है, ये दोनों में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद है पनिशमेंट। देर इज नो नीड टू बी इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन थी कि ऐसा कुछ हो जाए। इफ इन दैट अज्यूम्ड कैरेक्टर आपने ऐसा कोई भी इनमें से कोई एक्ट हुआ है, तो आपकी पनिशमेंट होगी 3 years तक, विच कैन बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, मतलब सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, और फाइन मैक्सिमम होगी 5,000 रुपीज, जो पहले आईपीसी में नहीं थी। आईपीसी में जस्ट सेज फाइन ओनली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, एक और सेक्शन है जो पर्सोनेशन से रिलेटेड है और जिसको हमें इसी के साथ पढ़ना चाहिए, विच इज सेक्शन नंबर 229 ऑफ आईपीसी, और वी कैन से सेक्शन नंबर, बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 268 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। चलो देखते हैं। आ जाइए, 268 पे आइए सब। 268 ये क्या है, पर्सोनेशन ऑफ असेसर। तो ये भी पर्सोनेशन से रिलेटेड है, तो इसको भी साथ में पढ़ लेते हैं। whoever whoever by personation or otherwise shall intentionally cause or knowingly suffer himself to be returned, empaneled, or sworn as an assessor in any case in which he knows that he is not entitled by law to be so returned, empaneled, or sworn, or knowing himself to have been so returned, empaneled, or sworn contrary to law,
shall voluntarily serve as such assessor shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years or fine or both. तो पहली बात तो इसमें हो क्या रहा है, ये बोल रहा है या तो पर्सोनेशन से या अदरवाइज, या तो आप खुद अज्यूम कर लो या अदरवाइज आपने इंटेंशन, ये मेंस रिया है इसमें, पहले सेक्शन में 242 में देयर वाज नो मेंस रिया, सेक्शन 242 और सेक्शन 205 आईपीसी में मेंस रिया की इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां जरूरी है कि जस्ट इन सच कैरेक्टर यू डू सम एक्ट विदाउट एनी मेंस रिया, इट डजंट मैटर, यहाँ पे इंटेंशन जरूरी है, इंटेंशनली आप किसी को कॉज कर रहे हो या फिर नोइंगली सफर हिमसेल्फ टू बी रिटर्न एम्पेनर्ड या फिर सोन एज एन असेसर, या तो आपने ये जानबूझ के किया हो या फिर आपको किसी ने एम्पेनल कर दिया है या किसी को रिटर्न कर दिया है या किसी को ऐसे सोन कर दिया है, लेकिन आपको पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है कि आपको एम्पेनल कर दिया है या आपको रिटर्न कर दिया है, आपको सोन कर दिया है विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, लेकिन आप फिर भी वॉलेंटरीली यू सर्व एज सच असेसर। तो इसमें दो हैं, या तो आप इंटेंशनली करो ये सब, इंटेंशनली कॉज करो, इंटेंशनली कॉज करो, या आप नोइंगली करो ये सब, या तीसरा आपको पता हो, यू नोज दैट यू हैव बीन empaneled, you have been returned, empaneled or sown which is contrary to law and you voluntarily do this, you voluntarily serve it, तो ये एक स्पेसिफिक है। सेक्शन 268 और सेक्शन 242 बीएनएस में एक डिफरेंस है, यहाँ आप एक पर्टिकुलर पर्सन असेसर के पर्सोनेट कर रहे हो, ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस है, इसलिए आपको एक स्पेसिफिक मेंसरिया रिक्वायर्ड है, वेयर सेक्शन 242 जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो है एक जनरल कि आप जनरली आप किसी को भी इम्पर्सोनेट करो, इसमें क्या है फॉल्सली इम्पर्सोनेट अनदर, आप किसी को भी करो, इट्स अ वेरी जनरल सेक्शन, ठीक है। अब मैं इसको हर एक वर्ड को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि असेसर क्या है और एम्पेनल्ड क्या है, रिटर्न्ड क्या है, सोन क्या है, लेट्स सी, ठीक है। पहली बात तो इन दोनों सेक्शन की कॉमनलिटी ये है कि ये इम्पर्सोनेशन को एक ऑफेंस बनाते हैं। इम्पर्सोनेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि ए जो इंसान है अगर ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो बी है तो ये इम्पर्सोनेशन है, इसका मतलब हम कहेंगे ए इज इम्पर्सोनेटिंग बी, तो आपको इम्पर्सोनेशन का मतलब समझ आ गया। However, the impersonation should have been done in a civil or criminal proceeding for the purpose of conviction under section 242. ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हो, ये एक जनरल सेक्शन है कि आप किसी और को इम्पर्सोनेट कर रहे हो, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक चीज क्या है कि आप सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही इम्पर्सोनेट कर रहे हो, एंड ये ये जरूरी नहीं है कि ये आप फ्रॉडुलेंटली करो या डिसऑनेस्टली करो या इंटेंशनली करो, आपने इवन इफ आपने इम्पर्सोनेशन कंसेंट से भी करा है तो भी ये सेक्शन में आएगा। आप ए ने बी की परमिशन ले ली कि मैं बी बन के कोर्ट जाऊंगा, ए बोला, ए ने और बी ने बात की, बी बोला मैं कोर्ट नहीं जा सकता, ए ने बोला ठीक है मैं बी बन के कोर्ट चला जाऊंगा, इसमें बी की कंसेंट है, तो क्या ये सेक्शन 242 में आएगा? हाँ आएगा। It will nevertheless be offense even if the consent is there. अब क्या आप किसी नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन को इम्पर्सोनेट कर सकते हो? ए ने प्रिटेंड करा कि वो बी है, लेकिन इन रियलिटी बी जैसा कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता,
इट्स बी इज अ फिक्शियस पर्सन। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअली इसमें डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है कुछ हाई कोर्ट्स का। फॉर एग्जांपल कैलकाटा हाई कोर्ट तो बोलती है कि आएगा, दिस इज ऑल्सो एन इम्पर्सोनेशन, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट बोलती है इट्स नॉट एन इम्पर्सोनेशन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ जो सेक्शन नंबर 229 आईपीसी या 268 बीएनएस में है, वो है सेक्शन कि आप किसी असेसर को इम्पर्सनेट करो, असेसर को इम्पर्सनेट करो। ये इसमें जो वर्ड्स थे उसका मतलब समझिए। रिटर्न, जब हम कहें ही वाज रिटर्न्ड एज असेसर, तो इसका मतलब होता है लीगल कॉन्टेक्स्ट में, लीगल कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न का मतलब है ऑफिशियली सिलेक्टेड, ही वाज ऑफिशियली सिलेक्टेड, या होता है नॉमिनेटेड, या फिर रिपोर्टेड बाय एन ऑफिसर टू सर्व एज स्पेसिफिक कोर्ट ड्यूटी। तो ये होता है रिटर्निंग ऑफिसर, हम इलेक्शन में बोलते हैं ना ही इज अ रिटर्निंग ऑफिसर, तो ये लीगल कॉन्टेक्स्ट में होता है ऑफिशियली सिलेक्टेड। एम्पैनल्ड, एम्पैनल्ड का मतलब होता है कि आपका नाम ऑफिशियली नेम ऑफ पैनल्स में सिलेक्ट हो गया है। पैनल मतलब लिस्ट, हमने एक लिस्ट बनाई है सारे असेसर में, 1 2 3 सारे ऐसे, और इस लिस्ट में आपका नाम है, ये हो गया आप एम्पैनल। ठीक है, तो तीसरा है सॉन, इसका मतलब है एक्ट ऑफ टेकिंग एन ऑफिशियल ओथ बिफोर द कोर्ट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑनेस्टली एंड बाउंड बाय लॉ। कि आप वो शपथ लेते हैं ना कि मैं इस ड्यूटी को ऑफिशियली, आप ओथ लेते हो कि मैं इस ड्यूटी को करूंगा और अच्छे से काम करूंगा, तो वो है। अब बात आती है ये असेसर है कौन। असेसर इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट अ जज। ठीक है, ही इज अ पर्सन हु इज असिस्ट अ जज और अ कोर्ट इन अंडरस्टैंडिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल मैटर। ठीक है, असेसर का रोल है एडवाइजरी, उसका काम है वो जज को एडवाइस करेगा अगर कोई टेक्निकल कोई स्पेशलाइज्ड मैटर है, and they will evaluate the evidence based on their expertise and offer an expert opinion to the judge, make an informed decision। तो ये है, तो ये जनरली कहाँ पे आते हैं, अगर कोई फॉर एग्जांपल मारी टाइम लॉ हो, मतलब शिप वाले, उसमें आपको चाहिए एक एक्सपर्ट, या कोई मेडिकल मैल प्रैक्टिस हो, उन सिचुएशन में आप एक असेसर को अपॉइंट करोगे, या कोई इंजीनियरिंग का डिस्प्यूट हो, ठीक है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, देन कोई आईपीआर रिलेटेड हो, तो इन जहां एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस देती हूँ कि एक रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क है who has never worked on commercial vessel, but he wants कि आपको कुछ पैसे मिलता रहे, कोई प्रेस्टीज मिले by being associated with a court। तो ए ने अपना एक रेज्यूमे बनाया फॉल्सली, एक फेक सर्टिफिकेट बनाया, वेयर इन ही क्लेम कि वो एक मास्टर, एक शिप कैप्टन था। ठीक है, उसने एक फेक सर्टिफिकेट बना लिया एंड उसने इस आइडेंटिटी को यूज किया कि ही इज अ क्वालिफाइड कैप्टन हु लिव्स अब्रॉड। By this deceiving paperwork, fake resume, fake certificate, कोर्ट ने उसको ऑफिशियली लिस्ट कर दिया ऑन द पैनल। ठीक है, तो अब जब आप, तो ये हो गया ही हैज बीन रिटर्न। आप जब आप ऑफिशियली आपका नाम आ जाता है तो ही हैज बीन रिटर्न, एंड व्हेन यू आर प्लेस्ड ऑन अ केस ट्रायल लिस्ट कि इस ट्रायल में ये लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड है, तो ये हो गया एम्पैनल्ड। और जब आप फील्ड में आके काम करने आ रहे हो तो यू विल बी एडमिनिस्टर्ड द लीगल ओथ, तो हम बोलेंगे कि इसने स्वेर हिम एज एन असेसर हो गया। तो यहाँ पे ए ने पर्सोनेट किया है, उसने intentionally caused himself to be returned, empaneled and sworn into a role where he knows that he is not legally qualified। and यहाँ पे अगर ए पकड़ा गया तो इस सिचुएशन में ऑफेंस बनेगा 268 ऑफ बीएनएस या फिर 229 ऑफ आईपीसी। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव, पहले एक बार अगर हम पर्सोनेशन कर ही रहे हैं
तो लेट्स डिस्कस कि पर्सोनेशन से रिलेटेड आईपीसी या बीएनएस में कौन कौन से केसेस सेक्शंस हैं। पर्सोनेशन के सेक्शन कौन कौन से, अगर आप में से किसी को याद है तो आप कमेंट्स में बताइए, देखते हैं कितनों को याद है। यहाँ टोटली 6 सेक्शंस हैं, 2 हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, और 2 आपके पब्लिक सर्वेंट वाले जो ऑफेंसेस हैं उसमें आते हैं। मैं आपको हिंट दे रही हूँ। ऑलराइट, देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं। आइए तो चलो हम डिस्कस करते हैं। पहला आप सेक्शन नंबर 140 आईपीसी देखिए या फिर सेक्शन नंबर 168 ऑफ बीएनएस देखिए। इसमें दे रखा है वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलियर और एयरमैन। जब आप किसी सोल्जर, सेलियर या एयरमैन, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के किसी भी इंसान जो कोई वियरिंग द गार्ब, गार्ब मतलब यूनिफॉर्म, अगर उनकी यूनिफॉर्म या टोकन या कैरिंग अ टोकन, कैरिंग टोकन जो इनके द्वारा यूज किया जाता है, टोकन मतलब कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, कोई बैच, कुछ भी, तो ये एक इम्पोर्सनेशन है। दूसरा आप आइए सेक्शन नंबर 169 ऑफ 170 ऑफ आईपीसी या 204 बीएनएस, ये क्लियरली बोल रहा है पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। ये एक और इम्पर्सोनेशन हो गया। तीसरा आइए 171 आईपीसी या फिर 205 बीएनएस, उसमें है सिमिलरली वियरिंग गार्ब और कैरिंग अ टोकन which is used by public servant with fraudulent intent। अब आइए आप सेक्शन नंबर 171 डी आईपीसी या फिर 172 बीएनएस, इसमें है पर्सोनेशन एट इलेक्शन। पांचवा देखिए आप, जो अभी हमने किया है सेक्शन नंबर 205 आईपीसी या फिर 242 बीएनएस which is dealing with false personation for the purpose of act or proceeding in a suit or prosecution। ये है आपका false personation in suit या proceeding में। छठवा देखिए 229 आईपीसी या फिर 268 बीएनएस which is personation as assessor, personation as assessor। तो ये 6 सेक्शन है पूरे आईपीसी बीएनएस में जो पर्सोनेशन से रिलेटेड है। इस लिस्ट को याद कर लीजिए, ये जुडिशियल सर्विसेज में पूछा जा सकता है। आपको अगर सेक्शंस ऐसे याद होंगे तो आपको सोचना कम पड़ेगा, आप जल्दी से लिख पाएंगे, आपका टाइम बचेगा और आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप याद कर लीजिए सेक्शन 140, 170, 171, 171 डी, 205 एंड 229 ऑफ आईपीसी, 168, 204, 205, 172, 242 एंड 268 ऑफ बीएनएस। अब पर्सोनेशन खत्म हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शंस जो हैं विच इज फ्रॉम 206 से 2010 आईपीसी कहेंगे, या फिर सेक्शन नंबर 243 से सेक्शन नंबर 247 से 247 बीएनएस। ये नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शन ऐसे कोई क्लासिफिकेशन डायरेक्ट में नहीं है, पर हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको डिवाइड करते हैं अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ जस्टिस। हम इन पांचों सेक्शंस को एक साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।